जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सेल। एक मतलब फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन के बटन को भी दबा दिया होगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको पहले वाली वीडियोज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छी लगी होंगी। और आज हम एक मतलब फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान जो है वो दुनिया में किस मकाम पर खड़ा है और पाकिस्तान की जोग्राफियाई जो है वो हैसियत क्या है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान 1947 को मर्ज़ वजूद में आया और दुनिया का ये दूसरा मुल्क है। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं जो मज़हब के नाम पे मर्ज़ वजूद में आया। इससे पहले एक कंट्री मज़हब के नाम पे मर्ज़ वजूद में आई, वो इसराइल, और दूसरा पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब 73 साल गुजर गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान जो है वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, तरक्की पजीर ममालिक में शुमार होता है। इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान भी डेवलप्ड कंट्री में उसका शुमार हो और पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ में खड़ा हो। जबकि मौजूद वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना जो पाकिस्तान से 2 साल बाद आज़ाद हुआ 1949 में, वो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है और अमेरिका जैसी सुपर पावर भी चाइना की मकरूज है। क्या वजह है कि चाइना 2 साल बाद आज़ाद होने के बावजूद जो है वो दुनिया की सुपर पावर है, दुनिया की माशी ताकत है, जबकि पाकिस्तान 2 साल पहले आज़ाद होने के बावजूद अभी तक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में उसका शुमार नहीं होता है। इसके हवाले से हम आज बात करने जा रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी मेन रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है। हमारा पहला जो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो सिस्टम है इसमें काफ़ी ख़राबियाँ हैं। सबसे पहली ख़राबी ये है कि हमारा जो आने वाला लीडर है, कोई भी लीडर हो, मैं किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पाकिस्तान के सिस्टम को जो है वो हाईलाइट कर रहा हूँ। पाकिस्तान में आने वाला हर लीडर जो है वो अवाम के साथ वादे तो बहुत करता है, अवाम को बातें तो बहुत कहता है, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आता है तो बिल्कुल अपने किए गए वादों से मुनहरफ हो जाता है और कोई भी ऐसी चीज़ जो वो बयान करता है अपनी इलेक्शन कैंपेन में वो करने में नाकाम रहता है। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के जो अंदर एजुकेशन का सिस्टम है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। मतलब 100 में से सिर्फ 2 या 3% बजट जो है वो तालीम पे लगा देना किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए मैं कह सकता हूँ कि ना होने के बराबर है। कोई भी कौम उस वक्त तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी कौम जो है वो पढ़ी हुई ना हो, पढ़ने लिखने में माहिर ना हो और उसके पास एजुकेशन ना हो। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ सिंगापुर की मैं यहाँ पे मिसाल देना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 117 मतलब 117 मुल्कों में सिंगापुर जो है वो ईमानदारी के लिहाज से 7वें नंबर पे आता है और उसकी टोटल जो पॉपुलेशन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स सिर्फ 58 लाख है। अब मैं उसके सेवियर की बात करना चाहता हूँ, उसके मसीहा की, उसके मोहसिन की बात करना चाहता हूँ कि सिंगापुर जो है वो 117 मुल्कों में 7वें नंबर पर आ रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मैं आपको बताता चलूँ कि लोको यूहान उनके जो हैं वो आप कह सकते हैं कि सेवियर हैं, उनके जो लीडर हैं, उन्होंने आज से तकरीबन 75 साल पहले, ये तकरीबन है, मोस्टली मैं इस बारे में कंफर्म नहीं जानता, 75 साल पहले इस बात को जान लिया था कि आने वाला जो दौर है, आने वाला जो टाइम पीरियड है वो हुनरमंद लोगों का, एजुकेटेड लोगों का है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सिंगापुर में शरह खानगी जो है वो 80+ है और उसकी जितनी भी आबादी है, मतलब 58 लाख आबादी में से 50 लाख लोग जो है वो हुनर को तरजीह देते हैं, हुनरमंदी सीखते हैं, लर्न करते हैं और आने वाले दिनों में कौम की खिदमत करते हैं। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान में जो ईमानदारी का सिस्टम है वो काफ़ी पीछे है। हम 117 मुल्कों में 107वें नंबर पे आते हैं ईमानदारी के लिहाज से। मतलब हमारे यहाँ करप्शन बहुत है। हमारे यहाँ दर्जा 4 से लेकर दर्जा 22 तक करप्शन है। इसकी वजह भी पाकिस्तान की खराबी और तबाही है। जब पाकिस्तान में करप्शन होगी, जो पैसा है वो उनके हकदार तक नहीं पहुँचेगा, उसकी तकसीम जो है वो गलत होगी, तो फिर पाकिस्तान मुअज़्ज़ज़ और तरक्की कैसे करेगा। ये करप्शन जो है इसका मतलब अब मैं आपको थोड़ी सी तशरीह करना चाहता हूँ कि करप्शन क्या है। एक ऐसा पैसा, एक ऐसी मतलब इनकम जो आप नाजायज़ सोर्सेज से हासिल करते हैं और नाजायज़ सोर्सेज से इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं करप्शन। तो हमारे जो लोग हैं करप्शन को तरजीह देते हैं। इस जिंदगी को जो है वो आर्जी नहीं समझते, बल्कि जिंदगी को मुश्किल और परमानेंट समझ के दुनियावी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो है वो 2 नंबर रास्ता अख्तियार करते हैं, गलत रास्ता अख्तियार करते हैं, जिससे पाकिस्तान जो है वो तरक्की के बजाय आप कह सकते हैं कि बहुत पीछे जा रहा है। मैं एक और बात यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि बांग्लादेश जो पाकिस्तान से 1971 में आज़ाद हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी GDP जो है वो पाकिस्तान की निस्बत 15% ज़्यादा है और बांग्लादेश जो है वो इस वक्त
वक्त मैं मानता हूँ कि वो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है, लेकिन उसका जो तरक्की का सिस्टम है, उसकी जो तरक्की की शरह है, परसेंटेज है, वो पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा है। अब इसकी वजह यह है कि वहाँ पे सिस्टम है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत हुकूमत आती है जाती है, लोग रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और तभी तरक्की जो है वो मुमकिन होती है। उसके बाद हम बात करते हैं इंसाफ की। मतलब मैं यहाँ पे एक हदीस का हवाला देना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो माशरा तबाह बर्बाद हो जाता है जहाँ पे इंसाफ और अदल नहीं होता। तो अदल जो है वो किसी भी माशरे की कामयाबी के लिए ज़रूरी होता है। और एक मरतबा फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 1800 साल पहले एक सासानी हुकूमत का बादशाह अर्दशेर, जिसने आज से 1800 साल पहले, ये गुलस्तान सादी की किताब में मौजूद है, आज से 1800 साल पहले उन्होंने फरमा दिया था कि कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जबकि उसके मुल्क के अंदर अमन अमान और इंसाफ की सूरत हाल जो है वो अच्छी ना हो। तो ईरान की तरक्की का राज यही है। मुझे मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी इस्लामिक कंट्रीज़ में 58 इस्लामिक कंट्रीज़ में 1.5 अरब मुसलमानों में सिर्फ 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पूरे यूरोप को तिगनी का नाच नचा सकती हैं, और वो है तुर्की और ईरान। और उनकी तरक्की का राज क्या है? हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत, इंसाफ का बोलबाला और करप्शन से नफरत। और यही चीज़ें जो है पाकिस्तान से ख़त्म होंगी तो पाकिस्तान भी तरक्की करना शुरू कर देगा। तो अदल और इंसाफ के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी का निज़ाम कभी भी नहीं चल सकता। तो नाइंसाफ़ी जो है वो भी हमारी पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बायोग्राफी बताना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट्री बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर इस वक्त 40,000 मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, उनके फैसले होने वाले हैं। और वो मुजरम जो हैं वो डे बाई डे जो हैं वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि तारीख पे तारीख वाला सिस्टम है। अब ये थी सुप्रीम कोर्ट की कहानी। उसके बाद पाकिस्तान के 5 जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, कोयटा हाई कोर्ट, रावलपिंडी हाई कोर्ट और कराची हाई कोर्ट, ये 5 हाई कोर्ट हैं। इन 5 हाई कोर्ट्स में तकरीबन 3 लाख के लगभग मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, उनका फैसला होने वाला है। उसके बाद चलते हैं जी पाकिस्तान की छोटी ज़िलाई अदालतें, जिनमें ज़िला की सतह पे अदालतें आती हैं, साहिवाल है, उकाड़ा है। ये छोटे ज़िलों में जो अदालतें हैं तो तकरीबन 20 लाख के लगभग मुकदमात ज़ेर इल्तवा है। अब ये जब इंसाफ की सूरत हाल होगी और जस्टिस सर्वे ऑफ इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान जो 117 मुल्कों में इंसाफ के हवाले से 105वें नंबर पर आता है, तो ये है हमारी इंसाफ की सूरत हाल। आप फैसला खुद कीजिए कि क्या हम इस सिस्टम के साथ, इंसाफ के इस निज़ाम के साथ तरक्की कर सकते हैं और क्या हमारा शुमार अगले आने वाले 100 सालों में भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में होगा। मेरा ख्याल है नहीं होगा। तो ये चंद खामियां हमने आपके साथ शेयर की, आपको सिस्टम के अंदर बताया कि ये खामियां जो पाकिस्तान को अभी तक भी डेवलपिंग कंट्रीज किए हुए हैं, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुसलमान जो हैं वो यूनाइटेड नहीं हैं। पाकिस्तान को ख़राब करने के लिए काफ़ी जो है, मैं आपको कह सकता हूँ कि ईरान की अगर मैं बात करूँ, ये लास्ट टाइम आपका कुलभूषण जाधव जो पकड़ा गया, बजट देर में आपको बताना चाहता हूँ कि ईरान की बंदरगाह चाबहार से पाकिस्तान में दाखिल हुआ, ईरानी पासपोर्ट इस्तेमाल किया और हुसैन मुबारक के नाम से ये पाकिस्तान में दाखिल हुआ और ईरान वालों ने इसको पासपोर्ट जो है इशू किया। अब देखिए ईरान मुस्लिम बरादर कंट्री है, लेकिन ईरान ने इंडिया का साथ दिया सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए। जब मुसलमान ही एक दूसरे को कत्ल करने बैठ जाएंगे, एक दूसरे को ख़त्म करने बैठ जाएंगे, तो फिर क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान हो या फिर दुनिया की कोई भी इस्लामी कंट्री हो, क्या वो सर्वाइव कर सकेगी? मेरे ख्याल है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी। ये हमारी चंद गुजारिशात हैं आपके सामने है। अब फैसला आपने करना है कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है या नहीं। मौजूदा सिस्टम के होते हुए पाकिस्तान की तरक्की के चांसेस कितने हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान किस हद तक आगे जा सकता है? हमारा आपके साथ ये सवाल है। आपने हमें अपनी आरा से आगाह करना है, हमें बताना है कि पाकिस्तान के जो सिस्टम है इसको तब्दील करने के लिए क्या ज़रूरी है और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए किन बुनियादी चीज़ों का होना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी आरा से हमें आगाह करेंगे, आप अपनी राय से हमें आगाह करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए किन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे क़ायद-ए-आज़म का फरमान आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। क़ायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि कोई भी इंसान उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने एक लम्हे को भी कीमती ना समझ ले। तो अपने एक एक लम्हे को भी कीमती समझिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।